तो रिफ्रैक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं। है ना, हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अब देखो 12th में है, 11th का चीज है नहीं, ये 10th का चीज है, नाम नया है नहीं कि नया नाम है ये। रिफ्रैक्शन नहीं जानते होंगे आप लोग कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कितने लोग नहीं जानते हो रिफ्रैक्शन का नाम, मतलब सुने कितने लोग नहीं हो, लगभग सब लोग सुने होंगे। तो आपको पता है ना कि लाइट अगर किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है, उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, नहीं यानी ऐसा मीडियम जो कि किसी भी रे को ट्रेवल करने के लिए क्या करता हो, अलाउ करता हो, उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं ना हो। अरे सुना है ना नाम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें कि रे क्या कर सकता हो, ट्रेवल कर सकता हो, उस मीडियम को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, नहीं यानी अ मीडियम, है ना, विच अलाउ लाइट, है ना, टू ट्रेवल। चलिए बहुत अच्छी बात है, ट्रेवल करने के जो अलाउ कर उसको कौन सा मीडियम बोल देंगे, ऑप्टिकल मीडियम बोल देंगे। अब रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन तो एक फेनोमेना है ना लाइट का। रिफ्रैक्शन क्या है, एक लाइट का फेनोमेना है, घटना है ना एक, जो किसी स्पेशल टाइप का होता होगा। जैसे रिफ्लेक्शन किसी स्पेशल टाइप का घटना है, रिफ्रैक्शन भी किसी स्पेशल टाइप का घटना है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, समझ रहे हो आपको ना। तो भाई रिफ्रैक्शन कैसा फेनोमेना है, तो बोल सकते हैं इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट, इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच लाइट क्या होगा, ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू, हाँ फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर ऑप्टिकल मीडियम। एंड डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो इसका पाथ से क्या हो जाएगा, वो वही पाथ पे चलता रहेगा कि डेविएट कर जाएगा, तो डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो रिफ्रैक्शन में कई मीडियम कम से कम चाहिए, दो को चाहिए ना, रिफ्रैक्शन में कम से कम कई मीडियम चाहिए, दो को नहीं। तो भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रह जाएगा तो अपना रास्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, भटक जाएगा, नहीं इसी भटकने वाला फेनोमेना को ही क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ये तो पता चल गया भाई कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या, डिफ्रैक्शन मतलब क्या बोले, तो भाई कुछ नहीं करना है, एक लाइन बना देता हूं मैं। इस लाइन को पता है क्यों बनाया हूं, इस लाइन को मैं बोलता हूं इंटरफेस ऑफ मीडियम। क्या बोला मैंने, इंटरफेस ऑफ मीडियम। नहीं मतलब क्या भाई कि सर ये ही एक लाइन है जो दो मीडियम को क्या करता है, अलग करता है, मतलब जो है सेपरेट करता है, नहीं यानी कि लाइन सेपरेटर, सेपरेटर लाइन बोल सकते हैं जी, सेपरेटर लाइन, है ना। यानी इधर में मीडियम वन बोल दिए, मीडियम वन बोल दिए, इधर क्या बोल दिए, मीडियम, मीडियम क्या बोल दिए, टू बोल दिए। अब दोनों मीडियम क्या है, अलग अलग है कि नहीं है ना, ऊपर में मीडियम वन है, नीचे मीडियम। अब मीडियम वन में कोई रे आया होगा, टकराया होगा इस सरफेस पे, अब यहां के बाद वही मीडियम बदल गया मीडियम। अब जब मीडियम बदल गया तो ये अपने यहां पे अगर नॉर्मल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ये नॉर्मल डाला जाता है, याद है ना। इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, क्लियर है ना। आई एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यानी आई मैं लिख देता हूं सब कुछ, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब बताइए, अब यहां से क्या हुआ, मान लो इधर अपने रास्ते से इधर इधर जाना चाहिए था, गया इधर नहीं, अपने रास्ते से क्या हो गया, डेविएट कर गया, तो उसको बोलते बेंड कर गया, नहीं बेंड कर गया। अब दो तरफ का बेंडिंग होता है, तो अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे, लेकिन इतना जान रहे हैं हम लोग कि अपने रास्ते से क्या हो गया, डेविएट हो गया, यानी अपने रास्ते से डेविएट हो गया, बेंड कर गया ना। तो ये कौन सा रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड अब नहीं होगा, नहीं रिफ्लेक्टेड जब कब वर्ड होता है, जब उसी मीडियम में जाता है। यहां पे मीडियम क्या हो चुका है,
तो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये जो नॉर्मल से जो एंगल हो गया इसका आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हो गया ये? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही ना फेनोमेना है? अरे भैया यही ना फेनोमेना है। लेकिन ये फेनोमेना जो है हम मीडियम को क्लासिफाई कैसे करेंगे कि मीडियम 1 है और मीडियम 2 है? तो इसका एक इंडेक्स होता है, इसका एक कोफिशिएंट होता है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमें जानना जरूरी है। नहीं तो किसी भी मीडियम का एक कोफिशिएंट है जिससे उस मीडियम को हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसकी सहायता उस मीडियम का हम स्टडी करते हैं। नहीं तो उस मीडियम उस इंडेक्स को या उस कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हमें जानने की जरूरत है। लेकिन जो हम लोग डेफिनेशन लिखे रिफ्रैक्शन का, उसके लिए फोटो तो ही है ना। ये डेफिनेशन इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि जब कोई रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपने रास्ते से भटक जाएगा, डेविएट हो जाएगा। इस डेविएट होने का फेनोमेना को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो फटाफट उतार लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कोफिशिएंट होता है, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जानना चाहिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आर आई सिंबल क्या है इसका? पता नहीं, किसी किसी बुक में एन भी लिख देता है और किसी किसी बुक में क्या लिख देता है? म्यू लिख देता है। तो आप दोनों सिंबल याद कर लो, एन भी याद कर लो और म्यू भी याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम लोग देखेगा कि क्या होता है, जो अपना रास्ता भटकता है ना लाइट, वो उसके अपने स्पीड के कारण भटकता है। किसके कारण भटकता है? स्पीड क्या हो जाता है उसका? चेंज हो जाता है। अलग अलग मीडियम जाने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है? इसलिए अपने रास्ते से क्या हो जाता है? वो भटक जाता है। नहीं तो भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सर अपने अपना वो रास्ता क्या कर देता है? चेंज करने का रीजन क्या है कि अपने स्पीड को क्या करता है? वो बदल देता है। नहीं घट जाता है या बढ़ जाता है। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light अरे यार एक सेकंड रुको सर, बोलिए क्लास में है सर। हाँ तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन इन द मीडियम, है ना। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता करना है? मीडियम का। किसका पता करना है? मीडियम का। यानी कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्ट क्या लिख दे? म्यू लिख दे या फिर क्या लिख दे? बताओ, एन लिख दे। तो ये कितना हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को क्या बोलते हैं? सी, और नीचे क्या बोल देते हैं? वी। अरे यार माथा खराब सर, क्लास में रहते हैं सर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ये भी। भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। सी को लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे है भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? सी बटा भी। सी बटा भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हो गया किसी भी मीडियम का क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात ये उठती है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आया सर हमको, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। कि आपने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन तुमको पता है कि जो स्पीड, जो लाइट है, लाइट कैसा वेव है बताओ तो मेरे को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेरी गुड। अब यहां से ना बच्चा, जो भी जेई वाला है या नीट वाला है, एकदम उसका कान खड़ा हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब जनरल बातें हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जानता भी है, सब कुछ समझता भी है। यहां से एकदम समझना बात को ध्यान से। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है। वेरी गुड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है तुमको पता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, और उसके कारण वेव जनरेट होता है, और जो स्पीड ऑफ लाइट के से क्या होता है, ट्रेवल करता है ना। यानी यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ऑक्सीलेट्स है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब बताए थे कि अगर हम यहां से 3 गो एक्सिस बना दे, तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, और ये हमारा कौन सा फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर है, तो ये इस डायरेक्शन में कौन ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और इधर कौन ऑक्सीलेट कर रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा फील्ड है, और इधर कौन भाग रहा होगा, वेव भाग रहा होगा। नहीं, तीनों आपस में क्या है, बी, ई और वी तीनों आपस में क्या है, परपेंडी। बी कौन सा फील्ड, ई कौन सा फील्ड, और वी उसका वेलोसिटी। नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, ऑक्सीलेट्स करे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो अपने आप एक वेव जनरेट होता है, और दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, और जिसकी स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। नहीं, यहां सब अभी मैं सिंपली से बताता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में, वो होता है 1/√* म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का वैल्यू जानते हो तुम, समझ में आपको? यही स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या चीज में बताओ, वैक्यूम में। अब इसमें से कुछ भी तुमको पता रहे मेरे को, म्यू नॉट क्या है बताओ मेरे को, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है ना, परमिएबिलिटी कांस्टेंट फॉर वैक्यूम ना बउआ, अरे फॉर वैक्यूम ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं बताओ, परमिटिविटी कांस्टेंट है ना, किसके लिए, परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे, जब कूलम्ब्स लॉ वगैरह पढ़ रहे थे, तो परमिटिविटी यूज हो रहा था, एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा था। जैसे हम लोग मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड में घुसे थे, वही एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट किस में बदल गया था, म्यू नॉट में, याद है ना कि नहीं? तो भाई जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि दोनों फील्ड के लिए मीडियम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मीडियम का जो कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रिक नेचर को जो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और उसको परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर के जो उसको करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, म्यू नॉट बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट। अब आप आराम से घर पे जाना, दोनों का वैल्यू पता है तुम लोगों को, अरे 8.85 × 10⁻12 कुछ पता है ना इसका। इसका म्यू नॉट बराबर कितना, 4 पाई × 10⁻⁻। तुम रखोगे, उसका निकालोगे, तो उसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, वही आएगा तुम्हारा जो आप पढ़े हो है ना, कितना 2.999876 ऐसा कुछ करके आएगा, इंटू 10 के पावर कितना आएगा 8 मीटर पर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट किस चीज में, वैक्यूम में। लेकिन अगर मीडियम की बात करेंगे हम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट किस में बात करेंगे हम लोग, मीडियम में, है ना। तो बताइए मेरे को, यहीं से लिखते हैं, फॉर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, भी की वैल्यू क्या लिख, 1/√* कितना, म्यू इंटू एप्सिलॉन। मीडियम का कांस्टेंट म्यू, और एप्सिलॉन, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√, म्यू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, याद है ना। म्यू क्या होता था, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, नहीं याद है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और एप्सिलॉन क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है ना बउआ। तो देखो तो ध्यान से,
1/1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कौन हो गया, सी। नीचे कौन बचल रह गया, म्यू आर आई इंटू में, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, याद करो। और रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या। तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया क्या चीज में, मीडियम में। ये स्पीड ऑफ लाइट किस में हो गया, मीडियम में। तो कितना हो गया v की वैल्यू, c बटे रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। क्लियर है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट किस में हो गया, इन द मीडियम। क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम आराम से c बाई v निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलो तो चलते हम फटाफट यहां से निकाल लेते हैं। तो बताइए, इस चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यानी n क्या पढ़े थे, c बटा v। अब c बटा v बताओ यार, देखो v बराबर कितना निकल के लाए हो, c बटा इतना लाए हो ना, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, c बटा v आ गया। बोलो, और इसको इधर भेजेंगे ना तो कितना आ गया बताओ तो मेरे को, रूट अंडर म्यू आर इंटू में म्यू आर इंटू, तो ये भी फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन का, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन 2021 में डायरेक्ट यही फॉर्मूले पूछ दिया। ये 2021 में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया कि क्या होता है। तुम लोग ये भी बात तो जानते हो ना कि सर फॉर एनी वेव, अगर कोई वेव है तो v जो होता है सर वो न्यू इंटू लेमडा होता है, पढ़े हो ना कि नहीं होता है। ये होता है वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है बताओ, वेव का। इसको क्या बोलते हैं बताओ, 9 क्लास में था बउआ, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देखो तो तुम लोग सब 9 क्लास वाला भी नहीं याद करोगे तो हम क्या करेंगे इसमें। इसको बोलते हैं, ये बताए भाई, वेवलेंथ ऑफ वेव। अब जब इतना आप लोग जानते हैं तो लाइट तो वेव है, कैसा वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बिना मीडियम का भी वो चल लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल ऑक्सीलेट नहीं करता। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में कौन ऑक्सीलेट करता है, पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन ऑक्सीलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करता है। तो भाई मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल, इसलिए हम वैक्यूम में चिल्लाएंगे तो हमारा आवाज जाएगा नहीं, क्योंकि साउंड कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर बीच में कोई वैक्यूम चैम्बर ला दें, इधर हम चिल्लाते रहें तो उधर आवाज साउंड प्रूफ जो नहीं बनता है ना। इसलिए सिनेमा हॉल में लकड़ी का थी या कुछ कॉटन का दीवार पे लगा दिया जाता है, नहीं लेयर कर दिया जाता है। सिनेमा हॉल देखे हो ना, वॉलवेट वगैरह सब में कपड़ा वपड़ा लगा दिया जाता है, नहीं क्यों, क्योंकि सिनेमा का साउंड क्या कर ले, सब वो एब्जॉर्ब कर ले और हमें इको सुनाई। क्योंकि नहीं तो जितना बंद रहता है सिनेमा हॉल, ये इधर से हीरो अगर चिल्लाएगा तो वो दीवार पे टकराएगा, वो दीवार पे टकराएगा, वो दीवार लगेगा चारों दीवार से चिल्ला रहा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि अब हीरो का आवाज एक बार जब निकलेगा तो 10 मिनट तक वो क्या करता रहेगा, आए गूंजते रहेगा, तब तक अगला साउंड उसको सुनाई नहीं देगा। तो सब मालूम चला कि क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया, दैट बिकम्स अटेन्युएशन। इसलिए दीवार उसका क्या किया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है, या फिर पर्दा तो होता है लेकिन वो कपड़ा भी लगा रहता है दीवार में। देखना तुम सिनेमा हॉल का दीवार में खाली पेंट नहीं रहेगा। हाँ, पुराना जमाना का सिनेमा हॉल मत देख लेना, वो जिसमें खाली गांव वाला जो है पेंट रहता था, उसका आवाज बढ़िया नहीं नजर आता था। ओके, तो भाई हम तुमको बताए थे कि वेव में स्पीड जो होता है म्यू इंटू लेमडा, म्यू न्यू 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 क्या है, फ्रीक्वेंसी। याद है, ये बताए थे कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, याद है। हाँ वेरी गुड, डिपेंड्स किस पे करता है, सोर्स पे। इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट होता है किससे, फ्रॉम
मीडियम, अरे बताए हुए हैं, अब याद ही नहीं रखेगा तो क्वेश्चन में नहीं बनेगा, तुम लोगों से बता दे रहे हैं। हर वर्ड को ना बार बार एक चीज नहीं बताते रहेंगे। इंडिपेंडेंट फ्रॉम, हाँ यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड नहीं होता है ना जी, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो अगर नंबर ऑफ साइकिल मीडियम 1 में जितना है उतना ही नंबर ऑफ साइकिल किस में रहेगा, मीडियम 2 में, उतना ही नंबर ऑफ साइकिल मीडियम 3 में। समझ रहे हैं बात को? यानी कि म्यू कभी भी चेंज होने वाला, तो कौची ई बदल रहा है ना, स्पीड। तो जब स्पीड बदल क्या चीज बदल रहा होगा, क्या बदल रहा होगा, वेवलेंथ भी बदल रहा होगा। तो जब लाइट ट्रेवल करता है ना, इसलिए अलग अलग कलर भी दिखाई देता है मीडियम जब चेंज होता है तो। क्यों? क्योंकि स्पीड बदलने से वेवलेंथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और जब वेवलेंथ चेंज हो गया तो कलर भी चेंज हो सकता है। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम के लिए क्या लिख सकते हो, C बराबर न्यू इंटू लेमडा नोट। और फॉर मीडियम, फॉर मीडियम तो V बराबर न्यू इंटू लेमडा, हाँ या ना, न्यू इंटू लेमडा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि N या फिर म्यू क्या हो जाएगा बताओ मेरे को तुम, C बटे न्यू इंटू लेमडा नोट अब बटा में न्यू इंटू, तो बोल सकते हैं कि एक और डेफिनेशन निकलाना हो कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं हो, अरे है ना, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, सॉरी ठीक है। अब तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी एक डेफिनेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर ना? चलो तो ये भी डेफिनेशन एक लिख लो, क्या चीज, रेशियो, यहीं लिख देता हूं छोटा सा, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। बात कर रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बच्चा, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एग्जैक्ट, है ना। अगर रिलेटिव की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to refractive index of other medium। जैसे यहां पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का चाहिए, किसका चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या हो जाएगा, ग्लास बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव ग्लास का चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, या फिर रिफ्रैक्टिव ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, एयर। और पता है ना म्यू नोट या म्यू एयर, एयर के लिए कितना होता है वैल्यू, 1 होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड उसमें लाइट के बराबर होती है, नहीं जी, एयर में स्पीड किसके बराबर है, जितना वैक्यूम में है, नहीं। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का या फिर वैक्यूम का कितना होता है, 1, जबकि ग्लास का कितना होगा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, नहीं। अच्छा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिलेटिव यानी कि रिलेटिव की बात करेंगे तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, बताओ, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ ये,
समझना बात को जी, लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर रिफ्रैक्ट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, आपकी मर्जी, जैसे लिखते हो, बुक में कैसे भी लिखा रह सकता है, क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, किसके रिस्पेक्ट में, तब यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, मैं इसको लिख देता हूं, ये जो दोनों टर्म है ना, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बता रहे हैं हम, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा हो गया, रिलेटिव, यानी कि एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में चर्चा हो गई है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव। तो तुमको यहां से अब आगे बढ़ना है, तो ग्लास का, वाटर का, तुम लोग को पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे मैं बता देता हूं, याद कर लेना, म्यू जी और म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का शायद 1.5 होता है, और म्यू का, म्यू वाटर का होता है 1.33 होता है। यानी कि ऐसे बोल सकते हो 4/3, और ऐसे बोल सकते हो 3/2। ठीक है, 1.5 ग्लास के लिए, 1.33 किसके लिए, वाटर के लिए, और 2.4 होता है डायमंड के लिए, वो तो शायद रिफ्रैक्टिव डायमंड के लिए, फॉर डायमंड अगर बात करें, डायमंड, तो म्यू जो होता है ना 2.4 होता है, और इसीलिए जानता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव होने के कारण डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है। कितना है बउआ, चल तो आगे बढ़े। तुम चाहेगा तो म्यू जी डब्ल्यू निकाल भी सकते हो, है ना, क्या भाई, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, तो कितना है म्यू जी, कहने गया 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, तो बताओ तो 3/2 रहने दो, अगुना ऊपर 3 बटा में 4, कितना आ गया जी, 3 बटा में 8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम, अरे बोलो भाई, चल स्पीड ऑफ लाइट बटे v1, हाँ या ना, अरे समझ में नहीं आया, अरे आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो म्यू 2 बटे, यानी म्यू 2 कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट बटे स्पीड इन म्यू 2 है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे v2, और यहां पे क्या लिखेंगे v1, अब सही है, c बटे v2 अगुना में v1 बटे c से c, v1 बटे, देख लो बगुआ, ये ध्यान रखना, ये ऊपर में मीडियम 1 है कि 2 है, रिफ्रैक्टिव कौन से मीडियम का है, और वेलोसिटी किसका है, समझ में आ रहा है बात, अरे आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम 2 का, जबकि वेलोसिटी किसका है, मीडियम। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू इंटू λ1 अब बटा में म्यू इंटू, तो काट दो, तो म्यू 2 बटे म्यू 1, म्यू 2 बटे बराबर में v1 बटे, अब बराबर में λ1 बटे, चलिए उतार लीजिए। तो आपको भैया वेलोसिटी दिया रहे तो भी निकाल लेना, और लेमडा दिया रहे तो भी निकाल लेना, आराम से आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट वाला भी रिलेटिव वाला भी। एब्सोल्यूट वाला किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। चलिए उतार लीजिए इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ लिखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे
and normal all lies in the same plane. दूसरा क्या रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction है ना is equal to inverse ratio of refractive index of medium. refractive index of medium है ना. this is also called स्नेल्स लॉ. देखे बउआ यहां पे लिखा है इनवर्स रेशियो. इसको समझना होगा इनवर्स रेशियो की मैं क्या बात कर रहा हूं. देखो इधर अगर यहां पे मैं बोलूं कि ये देखो इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम, इसमें से रे आ रहा है, यहां पे नॉर्मल डालेंगे, एंगल को क्या बोलेंगे. अब मान लो इधर चला गया, इस एंगल को क्या बोलेंगे. एंगल हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से. ठीक है ना. अब देखिए इधर रिफ्रैक्टिव कितना ले लें, n1 ले लें, इधर क्या ले लें, n2. तो साइन आई अब बट्टा में साइन आर. तो आई किसका लिए हैं, 1 का, और आर किसका है, 2 का. तो इक्वल हुआ किसके, इनवर्स रेशियो होगा. तो रिफ्रैक्टिवनेस किसका, n1 में n2 नहीं होगा, क्या होगा बताओ. हाँ ये समझना है. समझ में आया बात को. इनवर्स रेशियो का मतलब कि बोल रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ कौन सा एंगल, किसका साइन है ये, आई का. ये किसका साइन है, आर का. नहीं तो साइन आई बटे बराबर क्या, म्यू1 n1 बटे n2. नहीं क्या चीज, n2 बटे, यानी कि इनवर्स रेशियो है. नहीं अगर साइन आप लिए हैं 1 मीडियम का ऊपर में, तो ऊपर में रिफ्रैक्टिव किसका लेंगे, मीडियम 2 का लेंगे. समझ में जी. इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो इसको ऐसे n1 गुने साइन आई बराबर n2 गुने साइन आर, या म्यू1 साइन आई बटे म्यू2 साइन आर. तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बटे में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या है, साइन आई बटे में साइन. यही कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, यही स्नेल्स लॉ है. तो भैया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कै गो है, 2 गो. सबसे पहला क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब कौन सा प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा. दूसरा में जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम 2 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के बराबर होगा. ठीक है. दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. उतार लीजिए बाबू. इधर देखो तो जैसा समझना ध्यान से. अगर मैं बोलूं कि n1 बड़ा है किससे, n2 से. समझ रहे बात को जी. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, 1 का. किससे 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 2 से. नहीं तो देखो ये तो 1 मीडियम 1 क्या हो गया, मीडियम 1 क्या हो गया बताओ, मीडियम 1 क्या हो गया, रेयर की डेंसर हो गया. और मीडियम 2 क्या हो गया, मीडियम 2 क्या हो गया, रेयरर. तो देखो तो ध्यान से यहां पे साइन आई बटे में साइन आर बराबर क्या लिखे हैं, n2 बटे n1. कौन ज्यादा है, तो नीचे ज्यादा ऊपर, तो इसका वैल्यू 1 से कम की ज्यादा. तो साइन आई कम होगा ना किससे, तो आई छोटा होगा ना किससे, आई छोटा होगा ना किससे. देखो तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयरर की डेंसर. अरे मीडियम 1 क्या हो जाएगा, डेंसर. मीडियम 2 क्या हो जाएगा, रेयरर. तो बताओ मेरे को ऐसे लाइट आएगा, ये नॉर्मल है, ये आई है, तो आर बड़ा होना चाहिए ना. तो दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, दूर भागेगा ना.
तो लाइट क्या करेगा, लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, हाँ या ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब कब, जब डेंसर से रेयर में आएगा। कोई दिक्कत है जी, नहीं ना, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो तो अगर मैं बोलूं n1 छोटा है किससे, n2 से, तो मीडियम वन क्या होगा, रेयर हो गया, रेयर हो गया। अब मीडियम टू क्या हो गया, मीडियम टू क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर में n2 बटे, कौन बड़ा है, n2 बड़ा है ना, तो इसके बाद 1 से बड़ा हो गया ना, तो कौन बड़ा हो गया, आई ना, साइन आई बड़ा हो गया किससे, तो आई बड़ा हो गया ना जी, किससे, किससे, आर से। कोई दिक्कत, तो बताओ मेरे को क्या होगा, ये हमारा आई है, ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आर, ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट क्या कर जाएगा, लाइट क्या हो गया बताओ, बेंड हो गया, किधर की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, तो एक काम करो, अब हम लोग जो है स्नेल्स लॉ तो देख लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब एक काम करो तुम, रिफ्रैक्शन एक स्लैब से कर लेते हैं ना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, चलिए भाई, एक स्लैब ले लेते हैं। अब समझो इधर, ये हमारा मान ले कोई क्या है, ये एयर है, और इधर भी एयर है, समझ रहे बात को ना, स्लैब बीच में कोई स्लैब डाला हुआ है, कुछ होगा थिकनेस, कितना थिकनेस है बताइए, टी, कितना थिकनेस है, टी है ना, हो, तो ये हमारा टी, अब ये कोई मीडियम है, तो इधर बताइए म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसका भी म्यू की वैल्यू कितना होगा, इसका कुछ म्यू होगा, कुछ भी वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑयल हो सकता है। तो अब देखिए जरा ध्यान से कि कोई रे आएगा इसे, सॉरी, ये कोई रे आया, इंसिडेंट रे है ना, ये एंगल क्या है बताइए, आई है ना। अब तुम बताओ, ये तो कुछ तुम मीडियम लिया है, तो पक्का एक 1 से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर, और ये कौन सा हो गया, डेंसर। तो आई क्या था, किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो ऐसे बेंड करेगा ना, ये हो गया क्या चीज, आर 1 बउआ। अब जस्ट यहां पे फिर से, यहां पे तुम एगो इंटरफेस मिलेगा ना, कई गो इंटरफेस है, 2 गो ना, तो ये भी इंटरफेस है, यहां भी नॉर्मल डालना पड़ेगा, जितना इंटरफेस मिलेगा हर जगह क्या डालना पड़ेगा मुझे, नॉर्मल डालना पड़ेगा, नहीं तो यहां भी डाल देते हैं, तो यहां भी नॉर्मल डाल दिए। और ये अगर आर है तो ये भी कितना होगा, आर, यानी कि ये इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 1 है, और ये इंटरफेस 2 है। इंटरफेस का मतलब दो मीडियम के बीच का लाइन सेपरेशन, नहीं, तो बताइए मेरे को आप फिर से, अब ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, ये कौन सा हो गया, रेयर, तो फिर क्या कर जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा, अब ये फ्रॉम नॉर्मल भाग जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं ई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई। अभी समझना पहले बात को, अगर ये मीडियम सेम है, तो ये रे और ये रे क्या रहेगा, आपस में पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा, पैरेलल। बोलेगा क्यों सर, तो जिधर इसमें जा रहा था उधर तो इसमें भी जाएगा ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है दोनों में, अगर ये मीडियम और ये मीडियम सेम है ना, तो फिर भाई दोनों में स्पीड भी क्या रहेगा, तो फिर डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं ना, तो दोनों लाइन क्या आना चाहिए, पैरेलल।
देखिए अगर इसको ए बोल दे, इसको क्या बोल दे, इसको इसको, तो देखिए यहां ध्यान से, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, होगा सीडी के। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऐसे जा रहा था ना कि नहीं, और ये इधर जा रहा है ना। अब अपने जगह से क्या हो गया, थोड़ा सा ये शिफ्ट कर गया है, नहीं क्या कर गया है, इसको पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। ये जो है ना पैरेलल शिफ्ट है। ये क्या है बच्चा बताओ, तो ये पैरेलल शिफ्ट है नहीं, यानी कि इंटरफेस अगर जो स्लैब है, स्लैब के दोनों तरफ मीडियम क्या रहे, सेम रहे, तो रे भी क्या रहता है उसमें, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल है ना, और ये शिफ्ट कर जाता है अपने रास्ते से नहीं, एंड दैट शिफ्टिंग इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग। ये रिफ्रैक्शन थ्रू किसके हो गया, स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और इसको ई को बोलते हैं, ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। कोई दिक्कत। अब सुनो आराम से, पहले इधर चलो, फॉर इंटरफेस वन, आराम आराम से पढ़ो ना जी। फॉर इंटरफेस किसके लिए, वन। तो इंटरफेस वन देख रहे हो तुम लोग ना, तो बोलो जल्दी सा, साइन आई अब बटा में साइन बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। अब डायरेक्ट लगा सकता हूं ना यार, कि नहीं, साइन आई बटे साइन बराबर इन इसका आई इसका आई, तो इसका मीडियम इसका मीडियम, तो इसका मीडियम कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो बताइए मेरे को आप कि साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो गया, म्यू। चलो इसको 1 मान लो। फॉर इंटरफेस 2 बताओ तो बउआ, फॉर इंटरफेस 2, फॉर इंटरफेस 2 साइन आर अब बटा साइन बराबर उल्टा, नहीं कितना बताओ, तो ऊपर 1 और नीचे, ये समझ में आ रहा है ना जी, इसका एंगल बटे इसका एंगल बराबर इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में, इसका कितना है 1, इसका कितना है ना हो, तो साइन आर बटे साइन ई बराबर में 1 बाई म्यू, फिर उसको उल्टा कर दे, कई नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दिख रहा है तुम लोगों को, साइन आई साइन ई बराबर है फ्रॉम 1 एंड 2 साइन आई बराबर साइन, तो आई बराबर कितना आ गया, आई बराबर कितना आ गया, ई। कब, जब इसका मीडियम क्या रहे, यानी स्लैब के दोनों तरफ मीडियम क्या हो, तो रे क्या होता है, पैरेलल होता है, और दोनों का एंगल क्या होता है, तभी तो पैरेलल हुआ ना। कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ अपने जैसे अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे जाता, इस रास्ता से जाता ना रे, लेकिन मीडियम का कारण कहां जा रहा है, अब यहां जा रहा है ना, तो अपने जगह से क्या हो चुका है थोड़ा सा। लेकिन कैसा शिफ्ट है, ये पैरेलली शिफ्ट हुआ है ना, तो हम लोग को निकालने के लिए पूछ सकता है कि बताओ कितना पैरेलल शिफ्ट होगा, है ना। तो अभी बनाते हैं उसको, उतारो। तो देखो तो बच्चा लोग, यही ना शिफ्टिंग है, आए। तो ई यहां से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं हम, इसको डी मान लें, आए। अब थिकनेस कितना ले लें, लिए थे, याद है ना थिकनेस कितना लिए थे। अब इसको यहां थोड़ा सा बढ़ाओ तो ऐसे आगे। अब ई सब लोग मुझे बताते जाना, ठीक है ना। यहां से डी, इसको कुछ मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं कुछ, इसको एम एन मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एम एंड फ्रॉम सी टू कितना एल। तो इन ट्राइंगल बी सी एल दिख रहा है तुम लोगों को, बी सी एल, बी सी एल दिखा, बी सी एल, ई वाला देखो, ई एंगल कितना है, आई कितना है, तो ई देखो, ई पूरा आई है कि नहीं है, अरे नहीं समझ में आ रहा है,
है ना ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये पूरा आई है ना, आई कितना है, ई कितना बचा, आई माइनस आर बचा ना, तो ई मेरा हो गया, ई वाला जो एंगल हो गया ना, ई जो हो गया एंगल, ई कितना हो गया, आई माइनस आर, और ई वाला कौन है, आर। हमें टी को यूज करना है और डी निकालना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये वाला हाइपोटेनियस है ना कि बीसी, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो लगा दो, तो साइन आई माइनस आर बराबर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, नहीं जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस लगा सकते हैं ना जी। तो कन्हे पर इसके परपेंडिकुलर ये है ना, तो कितना डी बटा कितना बी सी, तो साइन आई माइनस आर बराबर डी बटा बी सी आ गया, इसको 1 मान लो। अब बताओ फ्रॉम ट्रायंगल ये वाला बी एम सी, ये तो तुमको पता है यहां से यहां तक थिकनेस कितना है, टी है, और ये हाइपोटेनियस है कि नहीं है बी सी, तो ये अगर आर लेगा तो बेस बटे हाइपोटेनियस है कि नहीं है, तो कौन सा लगाएंगे कॉस आर, तो कॉस आर बराबर कितना बी एम, अब बटा में हाइपोटेनियस बी सी, हाँ है ना, सही है ना। तो बी सी बराबर कितना आ गया टी बटे कॉस आर, इसको क्या मान लें क्वेश्चन 2, बी सी की वैल्यू यहां पे क्या कर देते हैं रख देते हैं, तो निकल जाएगा। तो पुट द बी सी इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 1, तो बताओ मेरे को तुम, ये रहा 1, तो साइन आई माइनस आर बराबर ऊपर में कितना है डी, नीचे में बीसी की जगह पर कितना टी बटे, तो कॉस आर ऊपर चला गया ना, आए तो डी इज इक्वल टू आ गया साइन ऑफ आई माइनस आर बटे में कॉस आर इंटू में कितना टी, डायरेक्ट लिख दिया हूं जी, साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर इंटू टी, साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर इंटू टी, ये क्या आ गया पैरेलल शिफ्ट। अब हम लोग जो है एक चीज और पढ़ते हैं, नॉर्मल शिफ्ट पढ़ लेते हैं। कौन सा शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट जान लेंगे, एक्चुअल डेप्थ जान लेंगे, और उसके बाद फिर अपरेंट डेप्थ भी जानेंगे, तीन चीज जानेंगे। अपरेंट डेप्थ सब कुछ हम लोग देखेंगे क्या है ये मतलब। तो देखो मान लो कि कोई एक ये कोई एक बीकर है, कोई एक बर्तन है, कोई एक टब है ना, इस टब में पानी क्या है इसे भरा हुआ है ना, भरा हुआ जी। और ये इसकी हाइट कुछ होगी, कितनी हाइट मान लें, क्या मान लिए बताओ h, और ये h जो है यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारा एयर है, और ये मेरा फ्री सरफेस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर कहां है बताओ मेरे को, ऑब्जर्वर कहां है एयर में है, और ऑब्जेक्ट कहां है वाटर में है, ये वाटर है। समझ रहे हैं ना बच्चा लोग, ऑब्जेक्ट कहां है बउआ, इन वाटर में है, यानी कौन सा मीडियम में है, डेंसर में कि रेयर में है। और ऑब्जर्वर कहां है,
ऑब्जर्वर कहाँ है बच्चा? ऑब्जर्वर इन एयर है, यानी कौन सा मीडियम? इन रेयरर मीडियम में है। अब जब तुम यहां से देखेगा बउआ, इसको ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर, तो तुमको एक्चुअल में यहां दिखाई रे कहां से निकलेगा? ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जर्वर से? याद है ना, ऑब्जेक्ट से निकलता है ना, अरे पढ़े हो ना। तो देख, अगर सीधा रे यहां से निकला तो नॉर्मल डाल के चला जाएगा, लेकिन अगर यहां से कोई एंगल पे निकला, अगर यहां पे निकलेगा तो नॉर्मल डालेंगे यहां पे, अरे नॉर्मल डालेंगे ना, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? आई। बोलो हाँ या ना? तो रे क्या रिफ्रैक्ट होगा? तो डेंसर से किधर जा रहा है? डेंसर से किधर जा रहा है? रेयर में। तो बेंड करेगा किधर की तरफ? अवे फ्रॉम। तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना? तो थोड़ा सा ऑब्जर्वर को मैं इधर लेके आता हूं, यहां पे रखता हूं ऑब्जर्वर को। तो इस भाई साहब को ये जो रे आ रहा है ना, ये कितना एंगल है ये? अरे ये एंगल कितना है ये? आर। ये एंगल कितना है? तो ऑब्जेक्ट कहां है? अरे बोलो, अरे भाई समझो, अब हम 10वां क्लास पास कर चुका तू लोग, अब इसको समझना है। ऑब्जेक्ट से रे निकलता है और किसके रेटिना पे इमेज बनाएगा? हम देखेंगे तो हमारे रेटिना पे इमेज बनाएगा। तो ये ऑब्जर्वर है, आई नहीं, तो इसको रे यहां से तो दिखाई दे रहा है, इसको रे इधर से दिखाई दे रहा होगा ना, तो उसको आगे बढ़ाओगे कि नहीं? तो इसको रे कहां से तो दिखाई दे रहा है? यहां से ना दिखाई दे रहा है, बोलो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहां दिखाई देगा? यहां पे कि यहां पे? यहां पे दिखाई देगा। तो ये क्या बना? मेरा इमेज बनाना, हाँ या ना? समझ में आया बात? तो ऑब्जेक्ट जो है रियली में है कहां? सरफेस पे है, लेकिन हमें दिखाई सरफेस के ऐसा देता है ना, प्रतीत होता है कि नहीं होता है? तो बताइए यहां पे कि द रिफ्रैक्टेड रे appears है ना, टू कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट above द एक्चुअल पोजिशन। कहां पे से दिखाई देगा? above द एक्चुअल पोजिशन। नहीं, तो अब हमारा ये जो है, हमारा ये जो हमारा आया, इसको हम लोग एच डैश ले लेते हैं, है ना जी? अब हमें कितना नीचे, सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा? सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा? सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा? एच डैश ना। तो बताइए मेरे को, एच क्या है? एक्चुअल डेप्थ है कि नहीं? बताओ, एच क्या है और एच डैश क्या है? एच डैश क्या है बेना? बताओ। अपीयर होने वाला नहीं, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट यहां पे, और है कहां पे? तो सरफेस से कितना नीचे है, लेकिन हमको कहा सरफेस से कितना नीचे दिखाई दे रहा है? समझ में आया? तो एच डैश कौन सा डेप्थ है और एच कौन सा डेप्थ है? तो शिफ्ट किया कि नहीं किया? किया ना। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया? नॉर्मल शिफ्ट ओ आई ना जी। अरे नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया? ऑब्जेक्ट कहां था? बॉटम पे, दिखाई कहां दिया? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? शिफ्ट कर गया। कितना शिफ्ट कर गया? तो क्या हो जाएगा? एच माइनस, यानी एक्चुअल डेप्थ, माइनस अपरेंट डेप्थ। यही क्या कहलाएगा? नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगा। क्लियर है ना बच्चा लोग? और हमें सब कुछ निकालना है, सब कुछ निकालेंगे, एक एक चीज निकालेंगे, है ना? लेकिन पहले समझेंगे। इसलिए तुम लोगों को कोई भी बोलेगा, बचपन में 9वीं क्लास में पढ़ता था ना कि सिक्का जो होता है, क्वाइन किसी गिलास के बॉटम पे है,
तो वो ऊपर क्यों अपीयर होता है, तो बोलता था ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नहीं, देख सकता है यहाँ पे कि क्यों अपीयर हो रहा है।